हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी कोचिंग। आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन। ये काफी भारी वर्ड है जो बहुत मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन एक बार समझ जाए तो बहुत ही इजीली आप इसके सारे टॉपिक्स जो है अपने आप समझ सकते हैं। हम आज का टॉपिक बस इस पे डिस्कस करेंगे कि आरबीआई जो है वो किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, वो ऐसे कौन सी अपनी पॉलिसीज में रेट्स लेकर के आते हैं जो इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है। हम इसे आम भाषा में कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाना, बट एक्चुअली अगर देखा जाए बिल्कुल डेफिनेशन वाइज तो महंगाई सामान से नहीं, जिस तरह से हम प्राइस प्राइस में खरीदते हैं, मतलब अगर आप रुपी में खरीदते हैं, डॉलर में खरीदते हैं, तो उस रुपी या डॉलर यानी कि उस करेंसी की वैल्यू जो घट जाती है या बढ़ जाती है, उसको हम इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। तो अभी हम बस ये जानेंगे कि आरबीआई जो है ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर के आ जाती है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन की तरफ जाता है। इसमें बहुत सारे रेट्स आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली एक रेट है जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट बहुत ही कॉमन वर्ड है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको रेपो रेट जो है बार बार सुनने को मिल जाएगा। तो ये रेट जो है रेपो, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि रेपो जो है इसका एक फुल फॉर्म होता है जिसका नाम है रीपर्चेज। तो रेपो एक खुद का वर्ड नहीं है, ये अब एक अब्रिविएशन है जो स्टैंड करता है रीपर्चेज अग्रीमेंट को लेकर के। तो हम जानेंगे एग्जैक्टली होता क्या है इस रेपो रेट में। तो रेपो रेट के लिए समझने के लिए पहले ये, इन्फ्लेशन जो है सिर्फ बैंक्स रेट ऊपर नीचे करती है तो उससे असर तभी होगा जब उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो कंज्यूमर्स के ऊपर आता है। तो हम एक बहुत स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको लेकर के। इसके लिए तीन, एक है हमारा सेंट्रल बैंक, दूसरा है हमारा कमर्शियल, जो है हमारा कंज्यूमर, यानी कि जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकेगा, जिसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा वो। अगर मैं और आप आसानी से कोई सामान खरीद सकते हैं, सस्ते में खरीद सकते हैं, तो ही जाके आरबीआई जो पॉलिसीज चेंज करके लेके आता है उसका इंपैक्ट जान सकते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए आप जानिए कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल, सेंट्रल हम जानते हैं हमारे यहाँ जो है वो है आरबीआई। कमर्शियल बैंक कोई भी बैंक, आप बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, ऐसे बहुत सारे बैंक है, इन सभी को हम कमर्शियल बैंक की तरह से जानते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, अब समझने के लिए, ये कमर्शियल बैंक जो है इसे अगर अचानक से पैसे की जरूरत आ गई, बैंक है इसको भी पैसा चाहिए होता है कस्टमर्स को लेंड करने के लिए, तो इन फ्यूचर अगर कभी किसी भी कारणवश से उनको अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो अब तो हमारे आपकी जैसे तो है नहीं कि किसी का भी दरवाजा खटखटाया और चाचा ताता को बोले कि भैया पैसे दे दो। इनको जब भी पैसे चाहिए होंगे वो और कहीं नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास ही जाते हैं। तो अचानक से कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये बैंक जो है ये सेंट्रल बैंक के पास जाएगी, आरबीआई के पास, और यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि भैया मुझे अभी पैसे चाहिए, आप मुझे जो भी आपका ब्याज दर है उसके दर पे आप मुझे दे दीजिए। तो ये बैंक रेडी होगा, लेकिन जब ये रेडी होता है तो इसको भी तो सिक्योरिटी कुछ चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मुंह उठा के आया और पैसा इसको मिल गया। तो यहाँ पे क्या करती है कमर्शियल बैंक, अपना कुछ सिक्योरिटी जो है ये बोलती है कि मैं आपको देता हूं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सिक्योरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी एक तरह का सिक्योरिटी, कोई भी बॉन्ड इनका जो होगा वो कमर्शियल बैंक यहाँ पे बोलेगी कि आप मेरा सिक्योरिटी जो है कुछ समय तक रखिए और मुझे पैसे दे दीजिए, इस कंडीशन से कि इन फ्यूचर मैं वापस से ये सिक्योरिटी आपसे ज्यादा रेट में खरीद लूं। तो यही कहलाता है हमारा रीपरचेज, यानी कि मैंने दोबारा परचेज किया। तो इनिशियल लेवल पे क्या हुआ, यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो है वो पैसे मांगे, यहां से ये क्या गया, यहाँ पे इससे यहां से मनी फ्लो किया, ठीक है, पैसे दिया, उसके बदले में इन्होंने सिक्योरिटी यहाँ पे एज अ मॉर्गेज रखा। फ्यूचर में क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक ने कहा कि ठीक है मैंने दे दिया, लेकिन अब ये सिक्योरिटी जो है वो 99 रुपीज में था। तो अब जब वापस रीपरचेज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिक्योरिटी वापस ये जाएगी और कहेंगे कि हम अब इसको 100 रुपए में करेंगे। तो वही 99 रुपीज दिया गया था लेकिन 100 रुपया लिया गया था। तो ये जो डिफरेंस आया यही सेंट्रल बैंक जो है ब्याज दर जो है वो कमाती है, और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, पैसा वापस किया जाएगा। समझे, यहाँ पे सिक्योरिटी पहले यहाँ पे गया, डिपॉजिट रखा गया, उसके बदले में सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे पैसा दे दिया। उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाता है तो वापस से कमर्शियल बैंक जाएगी अपना सिक्योरिटी वापस लेने के लिए कि हाँ भाई ठीक है अब आप पैसे ले लो, मेरा सिक्योरिटी मुझे वापस कर दो। तो बोलेगा कि ठीक है आपने 99 में लिया था, लेकिन अब मैं जब आपको बेचूंगा तो मैं 100 रुपए में बेचूंगा। तो यहाँ पे ये आ जाता है, ये हमारा वापस से पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे बस सिक्योरिटी जो है इसी का आदान प्रदान जो होता है दो बारी हुआ, एक बार यहाँ जमा हुआ और वापस उसको कमर्शियल बैंक ने ले लिया, और इसी को कहते हैं रीपरचेज, यानी कि रेपो रेट। अब असर कैसे हुआ, ये इनके ऊपर कैसे असर हुआ,
बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अभी जैसे मैंने यहाँ 99 या 100 लिया, इसको मैं इरेज करके अब ये बताती हूँ कि अब इस रेट को आप समझो कि ये पहले मेरा 90 रुपया था और जब वापस लेकर के आए तो हमारा 100 रुपया रहा, ठीक है। यानी कि अभी क्या ब्याज दर हो गया, 10 रुपए का डिफरेंस हो गया। 90 रुपए में लिया गया था और 100 रुपए में वापस उसको दिया गया है, तो 10 रुपए का हुआ। अभी कमर्शियल बैंक तो सोचेगी ना कि भैया बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कमर्शियल सेंट्रल बैंक बोलेगी कि ठीक है, इस रेट को हम कम कर देते हैं, ऐसा करते हैं हम आपको 95 रुपीज देते हैं। यानी कि पहले कितना में वो सिक्योरिटी ले रहे थे, 90 रुपए में, लेकिन अब क्या बोले कि ठीक है, जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उसके बदले में हम आपको 95 रुपीज दे रहे हैं। यानी कि कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा 5 रुपए आ गए। मतलब पहले वो सिर्फ 90 रुपए में कर रहे थे, लेकिन अभी कितना में कर रहे हैं, 95 में। यानी कि एक्स्ट्रा पैसे जो है कमर्शियल बैंक के पास आ गए। तो अब इमेजिन करो कि पहले इसके पास सिर्फ 90 थे, लेकिन अभी 95 आया, तो इसके पास एक पैसा बढ़ा ना, 5 रुपए से एक्स्ट्रा पैसा बढ़ गया। अब यही 5 रुपया जो है वो बोरोवर्स को एक्स्ट्रा लेंड कर सकता है, क्योंकि ये पैसे लेकर के अपने पास तो रखेगा नहीं। ये सारा जो भी पैसा है, ये जो एंड यूजर्स हैं हमारे जैसे आप और हम जो कंज्यूमर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएगा लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स्ट्रा मनी का सर्कुलेशन हो गया। दूसरा तरह से समझते हैं, अब ये 90 था, 95 किया, अभी इसको बढ़ा करके हमने कितना कर दिया, 80 रुपए कर दिया। क्या किया, ये 90 को पहले था, अभी हम क्या कर दिए 80। तो अब क्या ये बोलेगा सेंट्रल बैंक कि भैया ठीक है, मैं आपको 80 रुपया दूंगा, लेकिन जब आप वापस आओगे सिक्योरिटी लेने के लिए तब आप मेरे को आपसे 100 रुपए चाहिए। तो अब कमर्शियल बैंक के पास क्या हो गया, कैश क्रंच हो गया, यानी कि उनको एक्स्ट्रा 20 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो अब ये पैसा जो इनके पास इतना 90 रुपए आना चाहिए था, अब ये पैसा जो है सिर्फ 80 रुपीज, यानी कि जो पहले 90 रुपए आने वाला था ये 80 से एक डिक्रीज हो गया पैसा। तो अब कमर्शियल बैंक कहेगा कि ठीक है, अभी पैसा कम है, लोन थोड़ा हम कम बांटेंगे। तो ये जो आराम से सामान खरीद सकते थे, इनके पास भी अब लोन का जो मिलने वाला पैसा था वो कम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट हो गया, इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा मनी सप्लाई। यानी कि मनी सप्लाई अगर बहुत आसानी से मार्केट में हो जाता है तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर जाती है। और यही मनी सप्लाई अगर डिक्रीज कर जाती है तो लोगों का सामान खरीदने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है, और यही डिफाइन करता है हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसी तरह से इंपैक्ट होता है। अब आप कैसे समझोगे इस चीज को, पूरी तरह से एक बार हम वापस से देखते हैं। डिफरेंस आया यहाँ पे, इसमें अब क्या चीज हुआ, ये सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और कंज्यूमर्स। अगर सेंट्रल बैंक, ये मैं ऐसे एग्जांपल पे लेकर चल रही हूं कि इसने अगर 5% चार्ज किया, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक करेगी क्या, 6% चार्ज करेगी, क्योंकि इसे भी तो अपना मार्जिन रखना है, इसे भी तो अपना प्रॉफिट अर्न करना है, अपने हिसाब से उसे लिंक किया। अब यहाँ पे अगर इसने अपना डिक्रीज कर दिया, अगर इसने 4% कर दिया तो ये भी अपना डिक्रीज कर देगा, 5% के हिसाब से करेगा। और अगर ये इंक्रीज कर दिया, 7% कर दिया, तो ये भी अपना इंक्रीज करके 8% कर देगा। क्यों, क्योंकि ये सारे जो हैं आपके लोन जो है वो आपके रेपो से लिंक्ड रहते हैं। यानी कि जैसे जैसे रेपो रेट का ऊपर नीचे डेविएशन होता है, उसका एग्जैक्ट लिंकेज जो है कंज्यूमर्स, आप और हम हाउसिंग लोन लेने जाते हैं, गाड़ी का लोन लेने जाते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट इसका असर हो जाता है। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो वैसे ही हम आपको जो लोन मिल रहा है उसका ब्याज दर बढ़ेगा। अगर रेपो लिंक गिर जा रहा है तो उसी तरह से हम जो ब्याज दर दे रहे हैं वो भी गिर जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे घर लेना है, आज मेरा मन किया कि चलो मैं हाउसिंग लोन लेती हूँ, तो मैंने नेट पे सर्च के सब कुछ किया, पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज दर जो है वो 10% है, और मैंने अपना मार्केट सर्वे किया, पिछले साल ये 9% था। तो मुझे लगा कि नहीं भैया, पिछले साल 9% था, अभी अचानक से बढ़ गया है, तो मैं अभी टाइम बिंग के लिए अपना प्लान जो है वो छोड़ देती हूँ कि अभी मैं नहीं लेती हूँ घर। ऐसे ही करके फिर अगले साल ये जो हमारा जो इंक्रीज हुआ था वापस से घट करके 9% आ जाएगा। तो मुझे लगा कि अरे पिछले साल ये 10% था, अब ये 9% है, ये ब्याज दर घट गया है, चलो मैं अब दोबारा से जाके अपना घर जो है वो परचेज कर सकती हूँ। तो जैसा अगर मैं सोच रही हूँ वैसे ही करके 100 लोग जो है वो सब सोच रहे हैं। चलो घर तो बहुत बड़ी बात है, हम एक नॉर्मल से बाइक लोन की बात करते हैं, ठीक है। तो बाइक लोन का भी आप देखोगे, अगर अचानक से रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो 10 लोग कस्टमर्स आ जाएंगे उसके पास लोन लेने के लिए कि भाई सबको बाइक चाहिए। अब मेरे पास बाइक जो है वो सिर्फ 10 है, ठीक है, लेकिन अचानक से ब्याज दर जो घट गया तो खरीदार इसके कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। 10 ही बाइक है मेरे पास, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरर्स का भी तो अपना एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो 10 मेरे पास है बाइक,
लेकिन खरीदार जो है वो मेरे पास 15 हो गए। तो भाई जो सेलर है, जो होंडा है या हीरो है, वो लोग क्या करेंगे, भाई सब इतने लोग खरीदार हैं तो हम इसका रेट बढ़ा देते हैं। पहले हम 1 लाख में देते थे, अब हम 1,10,000 में देंगे। तो ये क्या हो गया, तो हम और आप क्या कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई। यानी कि अचानक से बाइक की जो वैल्यू जो 1 लाख थी वो बढ़ करके क्या हो गई 1,10,000। तो हम जैसे जो भी हम लोग कस्टमर्स है, हमारे लिए हो गया कि महंगाई जो है वो अचानक से बढ़ गई, क्योंकि मार्केट में खरीदार जो है वो ज्यादा हो गए। अब वैसे ही करके अब अचानक से बाइक लोन का जो पहले 10% मिल रहा था, अभी चलो वो 12% हो गया। तो मैं और आप ये सोचेंगे भाई अभी बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम अभी लोन नहीं लेंगे। तो अभी क्या हो गया, 10 ही बाइक है, लेकिन खरीदार जो 15 होने थे, अब खरीदार मेरे पास सिर्फ 8 ही है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अब इसको तो बेचना है, तो पहले वो क्या करे था, पहले 1 लाख में बेच रहा था, तो बोलेगा कि भाई तब अभी लेते भी तो भी जो है हमारा कुछ 2 बाइक तो बच ही जाएगा, डिस्काउंट में भी निकाल देते। तो वो क्या करते हैं, जो 1 लाख का बाइक था उसको 98,000 पे, 97,000 पे ऐसे करके वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमारे पास खरीदार जो है वो कम है और सप्लायर जो है वो ज्यादा है। इसी कारण से अब कहेंगे कि महंगाई घट गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि हमें पता है ना इकोनॉमिक्स से एक नॉर्मल रूल होता है, डिमांड एंड सप्लाई अगर एक बराबर हो तो मार्केट जो है बहुत ही परफेक्ट में रहता है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, डिमांड विल नेवर बी इक्वल टू सप्लाई, वो हमेशा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता है। एंड वही जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इन्फ्लेशन को लेकर के। और ये सिर्फ और डिमांड और सप्लाई जो है किस चीज से करता है, सप्लाई तो हमारा चलो कॉमन है, वो सबका मतलब मैन्युफैक्चरर्स है, उनके पास जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये डिमांड जो है वो किस रीजन से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, इसका सिर्फ एक ही है और वो है मनी सप्लाई। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो भाई मैं 2 समोसा खा सकता हूँ, अगर मेरे पास 20 रुपए है तो मैं 4 समोसा खा सकता हूँ, और अगर मेरे पास 100 रुपए है भाई मैं समोसा भी खाऊंगा, चाट भी खाऊंगा, मोमोज भी खा लूंगा। तो क्या हो गया, मेरा जो खाने का जो क्षमता है वो कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी वही मेरे पास सिर्फ 2 रुपया होगा तो भाई मैं 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि सप्लाई कम है, तो अब खरीदार बहुत कम हो जाएंगे। तो वैसे ही करके आपकी जो परचेजिंग पावर है अगर अचानक से बढ़ जाती है तो आपकी सिर्फ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब बढ़ेगी तो सब एज अ इकोनॉमी की होल सबकी बढ़ेगी। उससे क्या हो जाता है, वो इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अचानक से अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है तो क्या कहते हैं, महंगाई जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो रेपो जो है सिर्फ एक है, ऐसे करके बहुत सारे रेट्स हैं जो डिफाइन करते हैं हमारे इन्फ्लेशन को, जिसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो कंज्यूमर्स के साथ होते हैं। रेपो के साथ साथ जो है बहुत सारी चीजें आती हैं, एक है हमारा रेपो, दूसरा है रिवर्स और बैंक रेट। इनके अलावा भी बहुत सारे रेट्स हैं, लेकिन जो मेजर रेट्स को जो रोल प्ले करते हैं वो यही होते हैं। रेपो का आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि रेपो जो है ये आपका सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक उन दोनों के बीच का है, पैसे चाहिए होता है तो ये पैसा देते हैं, उसके बदले में सिक्योरिटी लेते हैं। अब रिवर्स में क्या हो जाता है, रिवर्स में एक मिथ है, लोग ये सोचते हैं कि सेंट्रल बैंक को पैसे चाहिए होता है तो वो बोरो करती है। नहीं, सेंट्रल बैंक को पैसे नहीं चाहिए होते हैं। अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस पैसा है तो वो डिपॉजिट कर देती है यहाँ पे। जैसे कैसे मेरे और आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो हम सबके पास अपना अपना एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, चलो माना कि एसबीआई में हमारा एक सेविंग अकाउंट है और मैंने उसमें 10,000 रुपए डाल दिए। अब जानते हैं हम सबको पता है कि सेविंग पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं, 2.75 2.85 इसी रेंज में जो है वो हमेशा ऊपर नीचे करता रहता है। अब मुझे 10,000 अचानक से रुपए आ गए और मुझे जरूरत नहीं है अभी उसकी, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस पैसे को सेविंग अकाउंट से हटा करके मैं फिक्स डिपॉजिट कर लूंगी, एफडी कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एफडी पे जो ब्याज दर है वो ज्यादा है। एफडी भी आप 5.5 हो सकता है, 6.25 होता है, ऐसे करके डिपेंडिंग अपॉन द बैंक तो ऐसे करके होता है। तो जहां पे मुझे सिर्फ 2.75 मिल रहा था जो नॉर्मल सेविंग पे मिल रहा था, लेकिन अब मुझे वो 5 चलो मैं इतना ही मान के चलती हूँ, मुझे 5% मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सेविंग से हटा करके पैसा कहाँ रख दूंगी, एफडी पे। वो तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्सेस पैसा था और मुझे ज्यादा ब्याज का लालच था। तो वैसे ही करके यहाँ पे भी कमर्शियल बैंक्स जो है सेम चीज होता है, अगर इनके पास बस अचानक से पैसा आ जाता है और उनको भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये क्या करती है, बोलती है कि ठीक है सेंट्रल बैंक को कि आप मेरा पैसा रख लो और कुछ दिन मुझे वापस कर देना। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, यहाँ पर भी सेम जो आपका बॉन्ड्स होता है, जो अग्रीमेंट्स होते हैं, आपका जो सिक्योरिटी होता है उसी का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे पहले क्या होती थी, यहाँ पे हमारा कमर्शियल जो बैंक था वो यहाँ जमा करती थी, रिवर्स में क्या हो जाती है, सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पे जमा कर देती कि ठीक है
आपको पैसा दिया गया है आपने रखने के लिए, लेकिन उसके बदले भाई मुझे सिक्योरिटी दीजिए, मतलब मैं फ्री में थोड़ी ना पैसा रखूंगा आपके पास, मुझे भी एज अ सिक्योरिटी कुछ चाहिए, तो वैसे करके यहाँ चलता है। सो रेपो जो है वो आपका लेंडिंग रेट है यहाँ पे, ठीक है, जो कि कमर्शियल बैंक जो है लेती है। और आपका रिवर्स रेपो जो है, जब एक्सेस पैसा अगर आपके पास कमर्शियल बैंक के पास हो जाता है तो यहाँ जमा करने के लिए होती है, ठीक है। वैसे ही करके एक और रेट हमारा आता है जिसको कहते हैं बैंक रेट। इसका मैकेनिज्म जो है बिल्कुल रेपो के साथ ही चलता है। जैसे ये रेपो है, कमर्शियल बैंक लोन लेती है, सेम बैंक रेट जो है वो भी इससे लोन लेती है, लेकिन डिफरेंस इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहला, रेपो जो है वो आपका शॉर्ट टर्म है। ज्यादातर ये जो होता है आपका एक रात के लिए या ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के लिए होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म बिल्कुल कुछ समय के लिए। लेकिन बैंक जो है, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म, यानी कि ये आपके महीने से स्टार्ट होकर के साल तक जा सकता है, ठीक है। ये आपके सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। रेपो के साथ क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्ले करती है बहुत बड़ा रोल, पर यहाँ पे नो सिक्योरिटी, यहाँ पे किसी भी सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। ये जैसे कैसे हमारा ये पर्सनल लोन होता है बिना किसी सिक्योरिटी के, अनसिक्योर्ड लोन, वैसे ही हो गया, यानी कि कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है। सेकेंड चीज क्या, थर्ड चीज क्या आती है, यहाँ पे इमीडिएट इम्पैक्ट, क्योंकि तुरंत का है ना, अचानक से पैसा कम हो गया, मुझे इसने दे दिया पैसा। लेकिन इससे चीज क्या होती है, ये क्योंकि लंबे समय के लिए है तो इसका असर जो होगा बहुत ही धीरे धीरे होगा। तो वैसे करके बहुत सारे इसमें जो है आपके चलते हैं। तो आपको याद करने के लिए आपके रेपो और रिवर्स में तो हमेशा याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रह सकता है, लेकिन आप रेपो और बैंक रेट के लिए इसको आप मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कॉमन क्या है, दोनों जो है वो हमारा लेंडिंग रेट है, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों जो है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। दूसरा क्या आ जाता है, ये दोनों चीज कॉमन है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले रेपो जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म है और ये हमारा लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो है वो ओवरनाइट, मतलब रात भर के लिए ही, रात भर के लिए चल सकता है और फ्यू डेज से ज्यादा का नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना इसीलिए। और ये क्या हो सकता है, ये मंथ्स एंड ईयर, यानी कि महीने और साल के लिए हो सकता है। अब पर्पस क्या है रीपर्चेज रेपो का, ये जो आपका जो होता है इमीडिएट लिक्विड क्रंच जो होता है ना, उसको सॉर्ट करने के लिए होता है। तो ये बेसिकली क्या जो होता है, ये आपका लिक्विडिटी क्रंच जो है उसको मैनेज करता है। और बैंक रेट क्या है, ये आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको मैनेज करने के लिए होता है। मतलब कि अगर आपको समोसा खाना है और अचानक से 1 रुपए की कमी हो गई, तो आप अपने किसी फ्रेंड से मांग लिए, तो वो क्या हुआ, आपकी लिक्विडिटी क्रंच हुआ, मतलब तुरंत का असर हो गया। लेकिन अगर आपको भाई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से पैसा ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए या 2 रुपए ले रहे हैं, तो वो क्या हुआ, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, ठीक है। तो एक लिक्विड सपोर्ट हुआ और एक फाइनेंशियल। तो यही डिफरेंस जो है आपका रेपो में है और बैंक में है। और लास्ट जो है आपका वो है, इसमें आपका सिक्योरिटी होता है एंड इसमें नो सिक्योरिटी। अब इसके थ्रू एक डिफरेंस और भी याद कर सकते हैं, जैसे कि माने कि अगर मैं किसी सिक्योरिटी के साथ कुछ लोन ले रही हूँ, जैसे अगर मुझे कहीं से भी लोन लेना है और मैंने बदले में एक अपना, तो चलो कान का झुमका या अंगूठी कुछ भी ऐसा गोल्ड वहां पे मॉर्गेज कर दिया, तो वहां पे ब्याज दर जो हो वो हमेशा कम होगा कंपेयर टू जो कि अनसिक्योर्ड लोन होगा, क्योंकि वहां पे मैंने सिक्योरिटी रखा हुआ है, इसलिए ब्याज दर उसका हमेशा कम रहेगा। और जहां पे बिना किसी सिक्योरिटी के हम लोन लेते हैं उसका ब्याज दर हमेशा ही ज्यादा रहेगा। उसी को देख करके हमेशा याद रखेगा, ये जो बैंक रेट है वो हमेशा हायर होगा और रेपो जो होगा वो हमेशा आपका लोअर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैंक में जो है कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो ब्याज दर है, वो हमेशा ही ज्यादा रहेगा कंपेयर टू आपका रेपो के लिए। अभी जो है इसका रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। बैंक्स जो है, आरबीआई जो है वो पॉलिसीज लाती है ना, मॉनेटरी पॉलिसीज, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है हर 2 महीने में एक बार आता है, ठीक है। तो अभी का रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपके अगस्त के महीने में आ चुका है, जहां पे बहुत सारे रेट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, इसके जो रेट्स हैं वो होते हैं। अभी के डेट से हमारा जो रेट है वो है 6.50, ठीक है। तो रेपो रेट जो है वो 6.50 है और ये पिछले 9 बार से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है।
आखिरी बार जो बदला था वो आपका फरवरी 2023 में बदला था, जहां से वो इंक्रीज कर दिया गया था। रिवर्स जो है हमारा और बैंक रेट जो है, ये आप खुद पता करें और कमेंट में हमें लिख के बताएं कि रिसेंट हमारा रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट जो है वो क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच।